आज हम करेंगे फिलॉसफी के वर्ड्स का दूसरा सेशन। और ये सेशन स्टार्ट होता है पहला शब्द जो जिसका नाम है न्यूमिनस। न्यूमिनस आप किसी ऐसी वस्तु को कह सकते हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस है और बहुत ही अ, अजीब सा है, जिसमें कि उसमें कुछ ना कुछ बाहरी दुनिया का कैरेक्टर प्रतीत होता है। वो जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है उसमें वो नहीं होता है। हिंदी में इसको आप दिव्य कह सकते हैं। और न्यूमिनस वर्ड से को आप पिछले शब्द नोमिनन से कंफ्यूज मत करिएगा। और फिर आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी बेसिकली फिलोसफी का एक ब्रांच है जो ये पूछता है कि जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो जो कि नेचर से डिस्टिंक्ट है और जो भी हमारा नॉलेज है उससे अलग है। तो जिस प्रकार हम नेचर को जानते हैं, जिस प्रकार हम इस दुनिया को समझते हैं, वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो जो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर नहीं आता है वो ऑन्टोलॉजी के तहत आ जाता है। और ऑन्टोलॉजी जो है आप कह सकते हो कि एपिस्टेमोलॉजी के साथ मिलके जो है पूरी की पूरी जो है सेंट्रल ट्रेडिशन बनाती है फिलॉसफी की। अगला शब्द है फिनोमेनोलॉजी। और ऑब्वियसली आप इसमें फिनोमेनन वर्ड देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिनोमेनन वर्ड की इंपॉर्टेंस है फिनोमेनोलॉजी में। अगर आप याद करें तो फिनोमेनन अलग होता था नोमेनन से। नोमेनन दुनिया जैसी थी और फिनोमेनन जैसे हम दुनिया को समझते हैं। तो फिनोमेनोलॉजी जो है वो वही इन्वेस्टिगेट करता है कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसका किस किस रूप में जो है हमारे कॉन्शियस में मैनिफेस्टेशन होता है। और इसमें हम कोई अजम्पशन नहीं करते हैं कि वो कोई इंडिपेंडेंट स्टफ है। खुद में वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये हम अजम्पशन नहीं करते हैं। तो अगला शब्द है फिनोमिनन। और फिनोमिनन अगर हम कहेंगे कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे सामने अभी के अभी हो रहा है। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करता हूं, जिस भी रूप में करता हूं, वो फिनोमिनन है। और कांत ने इसको जैसा हमने पहले भी देखा है कि कांत ने इसको अलग कहा नोमिनन से। और नोमिनन का मतलब हो गया कि थिंग्स इन देमसेल्व्स, जो वो खुद में होंगे लेकिन हम उनको कैसे महसूस करते हैं, हम उनको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, वो फिनोमिनन में आ जाता है। अब अगला वर्ड है पोस्ट मॉडर्निज्म। ऐसे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, लेकिन इसको अगर मेरे को आपको मोटा मोटी समझाना है तो ये होगा कि एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो एक जितनी भी सारी थ्योरीज बनी है फिलोसफी की, वो उन पे उतना विश्वास ना करके चलते हैं। तो जो भी नैरेटिव्स बनी हैं, जो भी थ्योरीज बनी हैं, जो भी आइडियोलॉजी बनी है, वो सारी आइडियोलॉजी जो सारे के सारे नॉलेज को एक सिंगल फ्रेमवर्क में डालने का प्रयास करती है, वो उन सारे प्रयासों पे जो है एक जनरल डिस्ट्रस्ट सा शो करती है। तो मॉडर्न एरा के बाद पोस्ट मॉडर्न एरा, जिसमें कि आपको डिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, डेरिडा आ जाएंगे। तो डेरिडा पे एक पैसेज भी आया था कैट में 2005 में। तो काफी इंटरेस्टिंग रीड है डेरिडा के बारे में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेरिडा का विकिपीडिया पेज एक बार जरूर से पढ़ें। है प्रैग्मेटिज्म। सो प्रैग्मेटिज्म आप कह सकते हैं कि सच की थ्योरी है। वो ये कहती है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू तब है जब वो अपने कहे अनुसार सारे के सारे पर्पसेस को सॉल्व कर दे, वो किसी भी सिचुएशन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर दे। और उसके बेसिस पे हम कुछ एंटिसिपेशन अगर हम करते हैं, मगर किसी चीज का पूर्वानुमान लगाते हैं, तो हम वो सही अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि सूरज सुबह को कल भी आएगा। तो एक आप जब व्यू पॉइंट लेते हैं तो आप कहते हैं कि आप एक प्रैग्मेटिक व्यू पॉइंट लेते हैं। सो ये ऑलरेडी जो सारी चीजें प्रूवन हैं, ये उनको बेसिस मान के चलती है।
तो प्रैग्मेटिज्म, इसको कॉमन लैंग्वेज में आप प्रैक्टिकल की तरह देखते हैं कि आप अगर काफी प्रैक्टिकल पर्सन हैं तो आप जो शब्द यूज कर देते हैं वो प्रैग्मेटिज्म हो जाता है। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है प्रीमाइस। आर्ग्यूमेंट का हम कहते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कहीं ना कहीं से किसी भी आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट होने के लिए आपको एक स्टेटमेंट देना होगा, वो स्टेटमेंट को प्रीमाइस कहते हैं। और ये खुद को प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट होता है। और वो कोई भी आर्गुमेंट वैलिड कहलाता है अगर वो अपने कंक्लूजन को अपने प्रीमाइस से जो है सही लॉजिकल स्ट्रक्चर में कंक्लूड करता है। अब आप इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करिएगा कि वो वैलिड है, वो सही या गलत नहीं है, वो सच नहीं है, सही नहीं है। अब जैसे ऑल men आर मॉर्टल एंड आई एम ए मैन, सो आई एम मॉर्टल। ऑल pens आर मॉर्टल एंड आई एम मॉर्टल, सो आई एम ए पेन। अब देखेंगे कि ये गलत कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, पर लॉजिकली ये वैलिड कहलाता है। अगला शब्द है प्री सपोजिशन। अब किसी भी चीज को हम अगर ऐसे मान लेते हैं, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं ठीक से, तो अब हम कुछ भी अगर कहते हैं तो बहुत बार उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम पहले से मान रखे होते हैं। वो शायद हम कॉन्शियसली कर देते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादातर हम इसको अनकॉन्शियसली करते हैं। कभी कभी हमारे प्री सपोजिशन गलत भी हो सकते हैं, और अगर वो मेरे प्री सपोजिशन ही गलत हैं तो उनके ऊपर अगर मैं कोई आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करूंगा तो वो भी गलत हो जाएगा। और ये मिस्टेक वैसे तो नॉर्मली जो है वो दिखता नहीं है। तो इसी कारण फिलॉसफी जो है वो हमको ये सिखाता है कि हम जो अपने प्री सपोजिशंस हैं उसके प्रति थोड़ा अवेयर रहें कि कहीं हमारी प्री सपोजिशन में ही कुछ खामियां तो नहीं है। तो प्री सपोजिशन जो आप हमेशा किसी भी आर्गुमेंट को कहने के समय ऑलरेडी आप मान के चलते हो, उसको प्री सपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज। अब ये लॉक की फिलॉसफी से आता है। जब लॉक जनरली डेकार्टे की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन या काउंटर देने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने जो है कोई भी धातु जो है, मटेरियल धातु, फिजिकल धातु जो है, फिजिकल वस्तु जो है, तो उनको जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उनके कुछ कुछ क्वालिटीज होंगे जिनको कि प्राइमरी क्वालिटीज कहा उन्होंने। जैसे कि वो वस्तु कहाँ पे है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास मास है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका लेंथ विथ हाइट है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राइमरी क्वालिटीज में आती हैं। और सेकेंडरी क्वालिटीज वो होती हैं कि जब ये ऑब्जर्वर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो अब ऑब्जर्वर मान लीजिए अपनी आंखों से उसके रंग को देखता है, तो इसमें ऑब्जर्वर इन्वॉल्व होता है, कलर का परसेप्शन में ऑब्जर्वर भी इन्वॉल्व होता है। तो और इसी इसी ढंग से अगर उसको टेस्ट करते हैं तो भी जो है ऑब्जर्वर इन्वॉल्व होता है। तो वैसी सारी क्वालिटीज उस ऑब्जेक्ट की जिसमें ऑब्जर्वर इन्वॉल्व होता है, उनको इन्होंने सेकेंडरी क्वालिटीज कहा। अगला शब्द है प्रॉपर्टी। और फिलॉसफी में प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे हम किसी फर की बात करें या किसी बाल की बात करें, तो फर और बाल अगर हम बोलें, तो जनरली हम अगर मैमल्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि मैमल्स के पास कुछ ना कुछ बाल, कहीं ना कहीं बाल है ही। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप फिलॉसफी में प्रॉपर्टी कहते हो। नेक्स्ट वर्ड बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, रैशनल कहते हैं, रैशनल बीइंग कहते हैं हम लोग खुद को। सब जानवरों में इंसान जो है वो रैशनल कहलाता है। आखिर है क्या ये रैशनल? तो जो भी चीजें लॉजिक के आधार पे निकल के आएंगी, उन बातों को, उन आर्गुमेंट को आप रैशनल कहते हैं। तो इसमें आपकी सोच आती है, जैसे कि आप
डिडक्शन, इंडक्शन या और भी लॉजिक के तरीकों से अगर किसी आर्गुमेंट को लेके आते हैं या किसी कंक्लूजन को लेके आते हैं तो आप उसको रैशनल कहते हैं। अगला शब्द है प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन जो है किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी आर्गुमेंट के कंटेंट को आप कह सकते हो जो कि किसी चीज को या तो कंफर्म करेगा या तो किसी चीज को डिनाई करेगा। कुछ केस होगा या नहीं होगा। तो अब जैसे ही आप डिनाई कर रहे हो या कंफर्म कर रहे हो तो आप सही और गलत भी हो सकते हो। तो प्रोपोजिशन हमेशा ट्रू और फॉल्स हो सकता है। अगला वर्ड है रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म ये कहता है कि अगर हम, जिसमें कि हम कहते हैं कि हमें रैशनल थॉट्स पे, लॉजिक पे बहुत ज्यादा विश्वास है, तो हम कहते हैं कि अगर हमको इस दुनिया के बारे में सारी नॉलेज चाहिए तो हम रीजन का उपयोग करके जो है, जिसमें कि हमको अपने एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, हमें अपने सेंस परसेप्शन की कोई जरूरत नहीं है, और अगर हम इस दुनिया को पूरी की पूरी तरह समझ सकते हैं, और ऐसे व्यूज को रैशनलिज्म कहते हैं। और इसका ऑपोजिट व्यू हो गया जो कहता है कि सेंसेस के थ्रू आप दुनिया को सच में समझ सकते हैं, तो वो एम्पिरिसिज्म हो गया। अगला शब्द है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म जो है वो ये कहता है कि क्या आप सच में सब कुछ जान सकते हो? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हमारी कैपेबिलिटी है कि हम सब कुछ सच में जान जाए। हम कितना भी फिलोसफी से ट्राई कर लें, साइंस से ट्राई कर लें, पर वो व्यू जो ये कहती है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, आप सब कुछ सर्टेनली या श्योरिटी के साथ नहीं जान पाओगे। इसमें अगर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उसमें ऑब्जर्वर के आते ही इनफैक्ट आपके आउटपुट जो है, आउटकम्स जो हैं वो चेंज होने लगते हैं। तो आपकी बहुत सारी, ऑब्जर्वर बनते ही जो है सारी की सारी वर्ल्ड जो है थोड़े अलग ढंग से बिहेव करने लगती है। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है सिमेंटिक। तो सिमेंटिक बेसिकली अगर आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जिनको कि आप लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं, तो उनमें जो उनकी मीनिंग्स हैं, उनका क्या, उनका मतलब क्या है, उन शब्दों का आखिर कैसे मतलब बनता है, किन किन प्रकार से मतलब होता है, किन शब्दों के क्या मतलब हैं, तो ये सारी की जो हम स्टडी करते हैं इन लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस की, उसको सिमेंटिक्स कहते हैं। सिमेंटिक्स से हटके एक अलग सा वर्ड है जो सिमियोटिक्स कहलाता है। तो सिमियोटिक्स क्या है? तो अब आप जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज से अलग एक दुनिया होती है जिसमें कि साइंस और सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो सिंबल बहुत बार बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करती हैं। तो उनके जो है बहुत सारी वस्तुओं से एक रिलेशनशिप सा होता है और वो उन वस्तुओं को सिग्निफाई कर देते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि वी का साइन जो है वो विक्ट्री सिग्निफाई कर सकता है। तो इन्हीं साइंस और सिंबल्स के स्टडी को जो है सेमियोटिक्स कहा जाता है। तो एक बार फिर से, सेमियोटिक्स है साइंस और सिंबल्स की स्टडी को कहते हैं, और वो कैसे रिलेटेड हैं किसी भी थिंग से, और उनमें वो क्या चीजें सिग्निफाई करते हैं। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हम एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और हम एक इंडिविजुअल के नाते अगर इस समाज का हिस्सा है तो हमने समाज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें पता तो नहीं है, हमने कोई कहीं जाके साइन तो करा नहीं है, लेकिन एक कहते हैं कि इम्प्लिसिट एग्रीमेंट है जो लोग उस समाज को बनाते हैं और समाज के बीच, कि ये सारे के सारे इंडिविजुअल जो है वो आपस में कोऑपरेट करेंगे, और आपस में कोऑपरेट करके वो ऐसे गोल्स चूज करेंगे जो पूरे के पूरे समाज को फायदा दिलाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल को अगर नुकसान हो रहा है और पूरे समाज को फायदा हो रहा है, तो भी आप जो है उस इंडिविजुअल के कॉस्ट पे उस फायदे को अचीव करने का ट्राई करेंगे। अगला शब्द है सोलिप्सिज्म। और सोलिप्सिज्म जो है वो ये कहता है कि हम और कुछ नहीं समझ सकते हैं, बस हम खुद का एग्जिस्टेंस समझ सकते हैं। तो हम खुद के ही नजर से जो बातें करेंगे वो सोलिप्सिज्म कहलाएगा। तो आप जो है एग्जिस्टेंस को सिर्फ
अपने सेल्फ के माध्यम से जान सकते हैं। ये व्यू पॉइंट कहलाता है सोलिप्सिज्म। अगला शब्द है सोफिस्ट। और अगर आप पौराणिक ग्रीस की बात करें तो जो भी युवा होते थे जो पब्लिक लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, उनको जो है सोफिस्ट जो होते थे वो एक टेक्निक सिखाते थे कि अपने आर्गुमेंट जीतने कैसे हैं। आर्गुमेंट सही या गलत नहीं है, आर्गुमेंट गलत भी हो फिर भी जीतना है, सही से भी जीतना है। तो सोफिस्ट वो लोग थे जिनका एम ही सिर्फ यही होता था कि वो आर्गुमेंट को जीतें और वो ट्रुथ को सीख ना करें। तो बहुत बार क्या होता है कि हम मानते हैं कि ट्रुथ को ही सीख करना जो है सही आर्गुमेंट है, लेकिन सोफिस्ट जो कहते थे, सोफिस्ट जो कहलाते थे रादर, वो ये थे कि उनके बातें बहुत बार फैक्चुअली गलत हो सकती थी वेरीफाई करने पे, पर उस समय जब वो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस समय वो देखने में या सुनने में सेंसेस को सही लग जाते थे और उस समय वो आर्गुमेंट जीत जाते थे। तो जिनका भी एम था सिर्फ आर्गुमेंट को जीतना, ट्रुथ को ना पाना, उसको सोफिस्ट कहा जाता था। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द जो है, अगला वर्ड है सिंथेसिस। इसकी हमने बातें करी थी पहले भी, हीगल के कॉन्टेक्स्ट में करी थी कि अगर एक थीसिस होगा तो उसका ऑपोजिट एक एंटीथेसिस होगा, और इन दोनों को जब हम वापस से मिलाएंगे तो उस और जो नया ट्रुथ निकल के आएगा उस ट्रुथ को हम सिंथेसिस कहते हैं। और सिंथेसिस जो है वो वापस से नया थीसिस कहलाएगा, और ये नए थीसिस पे फिर से एक एंटीथेसिस आएगा, और उन दोनों थीसिस और एंटीथेसिस से वापस से सिंथेसिस के कारण जो है नया ट्रुथ निकल के आएगा। सो ये प्रोसेस जो है ये हमेशा कंटिन्यूअस चलता ही जाएगा। तो जो है हमको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है सिंथेसिस से। तो आप क्या कर रहे हो, आप दो व्यूज को एक्चुअली जोड़ रहे हो और उससे कुछ आप निकाल रहे हो। और ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है एनालिटिकल से। हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि एनालिटिकल जो है डिटेल में आप टुकड़े टुकड़े में करके उसकी विवेचना करते हो, तब जाके जो है एनालिटिकल मेथड बनता है। अगला शब्द है सिंथेटिक स्टेटमेंट। अब सिंथेटिक स्टेटमेंट किसको कहेंगे? तो अगर कोई स्टेटमेंट है जिसको हमने सामने रख दिया उन फैक्ट्स के जो पहले स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में यूज नहीं हुआ था, वो इसके बाहर के स्टेटमेंट से हम इसको जो है आमना सामना कराते हैं। और इस आमना सामना कराने से जो है ये समझा जाता है कि एक नया ट्रुथ निकल के आ सकता है। तो उस प्रकार के स्टेटमेंट को सिंथेटिक स्टेटमेंट कहते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी स्टडी है कि हमारा ध्येय क्या है, हमारा एंड क्या है, हमारा गोल क्या है। तो उसकी स्टडी को टेलियोलॉजी कहते हैं। किस रास्ते जा रहा है, वो रास्ता बाद में आएगा। पहले ये आता है कि आप कौन सा पर्पस सर्व कर रहे हो, अंत में आपका एंड क्या है। सो अब जब एंड सर्व हो रहा है तो एंड के बेसिस पे आप जाके बाकी चीजों को एक्सप्लेन करते हो। तो उस तरह की स्टडी को टेलियोलॉजी कहते हैं। थियोलॉजी, हमारा अगला शब्द है थियोलॉजी। थियोलॉजी एक जो है हमारे जितने भी स्कॉलरली और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैं भगवान के बारे में, तो उनमें जो हम इंक्वायरी करते हैं उसको थियोलॉजी कहते हैं। तो फिलॉसफी जो है वो जरूरी नहीं कि भगवान के एग्जिस्टेंस को मानता है। कुछ फिलोसफर्स जरूर इसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। सो थियोलॉजी जो है वो थोड़ा सा हटके हो जाता है फिलॉसफी से, हालांकि खुद में एक फिलॉसफी ही है जिसमें कि आप बेसिकली भगवान को स्कॉलरली और इंटेलेक्चुअल नजरिए से जो है इंक्वायरी करके समझने का प्रयास करते हैं।
अगला शब्द है थिंग इन इटसेल्फ, नोमिनन, जो आपने पहले भी समझ रखा है कि वो चीजें जो वास्तविक दुनिया में है और जो जब हम जिनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सेंसेस के कारण वो ऑल्टर होके वो फिनोमिनन बन जाती हैं। थिंग्स इन इटसेल्फ इज नोमिनन एंड थिंग्स एज वी ऑब्जर्व इज फिनोमिनन। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है ट्रांसेंडेंटल। सो ट्रांसेंडेंटल जो शब्द है वो बहुत कॉमनली यूज्ड है, और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो अब जैसे हमारे हमारी एक दुनिया है जो हमारे सेंसेस से हम जानते हैं, तो वो दुनिया जो सेंस एक्सपीरियंस से बनी है उसमें कुछ ना होके उसके बाहर से अगर आए तो उस बाहरी चीजों को ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। इसका मतलब कि वो हमारे सेंस एक्सपीरियंस की दुनिया से बाहर एग्जिस्ट करता है। तो अब कुछ लोग मानते हैं कि एथिक्स जो है वो ट्रांसेंडेंटल है। वो कहते हैं कि ये जो सारी एथिकल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनका सोर्स इस दुनिया में नहीं है, वो हमें एक बाहरी दुनिया से आती है। और इसका ऑपोजिशन ऑब्वियसली होगा, कौन करेंगे? तो आपके इंपेरिकल वर्ल्ड जो है, इंपेरिसिस्ट जो हैं वो इसको अपोज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इसके अलावा जो है ह्यूमनिस्ट भी इसको अपोज करेंगे, क्योंकि वो तो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू में ही सब कुछ देखते हैं। और एग्जिस्टेंशलिस्ट भी इसको अपोज करेंगे। अगला शब्द है ट्रुथ वैल्यू। सो जब आप बाइनरी पढ़ते हो तो उसमें ट्रुथ वैल्यू 0 और 1 आता है। तो आप या तो 0 अटैच कर दो या 1 अटैच कर दो। कहने का मतलब कि आप किसी भी स्टेटमेंट में अगर ट्रू या फॉल्स अटैच कर सकते हो तो वो जो है स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कहलाती है। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है यूनिवर्सल। सो अब अगर हम ऐसा कहें कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम जनरली यूज कर लेते हैं आपस में बातचीत में और उसको हम मानते हैं कि वो होगा ही, जैसे कि हम कहते हैं लाल रंग। सो इनका एक जनरल परसेप्शन हमारे पास रहता ही है और हम ये मान के चलते हैं कि ये हमें पता है। तो अब क्या ये यूनिवर्सल खुद में एग्जिस्ट करते हैं? कि क्या लाल रंग सच में एग्जिस्ट करता है, या ऐसा है कि जो इंडिविजुअल हैं वही चीजों को लाल देख रहे हैं? तो जब मध्यकाल था, मध्यकाल में जो फिलोसफर हैं वो बिलीव करते थे कि लाल रंग जो है उसका सच में एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो हमें दिख रहा है तो वो है। और उन सारे फिलोसफर्स को रियलिस्ट कहा जाता था। और जो लोग ये मेंटेन करते थे कि लाल जो है वो शब्द के सिवा कुछ भी नहीं है, वो तो आपको दिख रहा है वैसा, पर आप जो लाल यूज कर रहे हो एक शब्द के सिवा कुछ भी नहीं है। और उन लोगों को कहते थे नॉमिनलिस्ट्स। तो आपके दो अलग अलग फिलोसफर्स बने। पहला बने यूनिवर्सल शब्द में अगर आप ध्यान दें तो पहला बने रियलिस्ट और दूसरा बने नॉमिनलिस्ट। अगला शब्द है यूनिवर्सलिज्म, और वो यूनिवर्सल शब्द से थोड़ा अलग होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा यूनिवर्सल और यूनिवर्सलिज्म में। तो ऐसी बिलीफ जिसको कि हम सबसे पहले खुद पे अप्लाई करें उन्हीं स्टैंडर्ड्स और उन्हीं वैल्यूज पे जो कि हम दूसरों पे करने वाले हैं, तो उस प्रकार के बिलीफ सिस्टम को यूनिवर्सलिज्म कहा जाता है। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अब कौन सी आर्गुमेंट वैलिड है? अब वैलिड है तो ट्रुथफुल है ये जरूरी नहीं है, ये मैंने पहले भी बोला। तो आर्गुमेंट वैलिड हो सकता है। तो वैलिड वो आर्गुमेंट होगा जिसका कि कंक्लूजन उसके प्रिमाइस से फॉलो होगा। ऑल एज आर बीज एंड ऑल बीज आर सीज। अगर हमारे दोनों प्रिमाइस ये हैं तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बेसिस पे कि ऑल एज आर सीज। सो कोई भी आर्गुमेंट वैलिड होने के लिए उसका कंक्लूजन उसके प्रिमाइस से आना चाहिए। अगर प्रिमाइस गलत है तो ऑब्वियसली कंक्लूजन गलत होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट फिर भी वैलिड होगा। प्रेमाइस का गलत होना जो है उसके कारण आर्ग्यूमेंट गलत होगा, लेकिन आपने जो लॉजिकल स्ट्रक्चर लगाया उसमें
वो आपका वैलिड लॉजिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा और आपकी आर्गुमेंट वैलिड कहलाएगी, और वही चीज है वैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट। अगला स्टेटमेंट है वेरीफाइबिलिटी। सो ऐसे स्टेटमेंट या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को जिसको कि हम अपने एम्पिरिकल एविडेंस से वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको कि हम अपने ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई कर सकते हैं, उन स्टेटमेंट्स या उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जो है वेरीफाइबल कहा जाता है। अब इसके ऊपर जो है हमने एक शब्द पहले भी देखा था जिसमें हमने कहा था लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स। तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स क्या बिलीव करते थे? वो ये बिलीव करते थे कि जो एम्पिरिकल स्टेटमेंट है वही के वही सिर्फ मीनिंगफुल हैं, क्योंकि वही के वही वेरीफाइबल हैं। अब इसमें आपको जो है, जब आप बहुत इंपॉर्टेंट डेविड ह्यूम और कार्ल पॉपर की बात करेंगे, तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि साइंटिफिक लॉज जो हैं, लॉज तो बना दिए हैं आपने, पर अभी वेरीफाई कैसे करेंगे? वो वेरीफाई साइंटिफिक लॉज नहीं हो सकते। तो वो लॉस इसलिए हमेशा आप उसको एडजस्ट करते हो, कोर्स करेक्शन करते हो, और तब तक करते हो जब तक कि अगला करेक्शन उसके रास्ते में ना आ जाए। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है वर्ल्ड। तो फिलॉसफी में इस शब्द का क्या मीनिंग है? एक बड़ा स्पेशल सा मीनिंग दिया गया है कि जो भी हमारी सारी की सारी एम्पिरिकल रियलिटी है, जो भी हमारी की सारी अंडरस्टैंडिंग है इस दुनिया के बारे में, जो हमारे सेंसेस से आती है, तो हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसी सारे के सारे जो सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, सारी की सारी जो एक्सपीरियंस रियलिटी का सेट है, उसको आप इन टोटलिटी जो है वर्ल्ड कहते हो। तो ऑब्वियसली जो ट्रू जो एम्पिरिसिस्ट्स हैं, वो बिलीव ये करते हैं कि सिर्फ ये दुनिया ही है जो है, बट फिलोसफर्स अलग अलग व्यूज के होते हैं। तो कुछ फिलोसफर्स ये कहते हैं कि नहीं, ये जो वर्ल्ड है यही की यही पूरी रियलिटी है, ऐसा नहीं है। वो क्या, फिर वो कौन से फिलोसफर हो जाते हैं जो इस तरह की मान्यता रखते हैं कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है? तो वो कहते हैं कि एक ट्रांसेंडेंटल रेल्म भी है। तो आपका एक एम्पेरिकल रेल्म हो गया जो ये दुनिया हो गई, और एक ट्रांसेंडेंटल रेल्म हो गया जो एक अलग दुनिया हो गई, और दोनों के दोनों जो है वो मानते हैं कि वो बिल्कुल रियल ही है। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये सीरीज खत्म होता है फिलॉसफी पे। ऐसे तो और बहुत सारे वर्ड हैं, पर आप फिलॉसफी की रीडिंग जो है आप स्टार्ट करिएगा, और फिलॉसफी की रीडिंग के जो भी बुक्स होंगे वो मैं आपको जो रीडिंग की सेशन होगी उसमें, जिसमें मैं सिर्फ आपको किताबों के नाम बताऊंगा, उनमें से आप कोई भी किताब एक एक करके, या उनके बुक रिव्यूज, या उनके विकिपीडिया पेज पे जाके, या उनके समरी एक्सेट्रा आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार जरूर देख लें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं बन रहे हैं। ये बहुत ही छोटे में एक समरी भी कहा जा सकता है बहुत सारे फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स का। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करके या मेरे को पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट के थ्रू आपको कहाँ कांटेक्ट करना है आपको पता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन ऑन दिस, एंड बात करते हैं आगे। शुक्रिया।